सुनाओ कैसे हो? बस ठीक है सर, फर्स्ट ईयर सुप्रभात, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय मां श्वेतांबरी। प्रिय छात्रों, अजीज मित्रों, परम सहयोगियों और प्रबुद्धजीवी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से मेरे इस चैनल पर मैं स्वयं अनिल कुमार खेदड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस तक बात कर आप सभी अच्छे होंगे और आप बिल्कुल स्वस्थता के साथ बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी मेरी आपसे दुआएं हैं और परमपिता परमेश्वर से ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो एक बार फिर जुड़िए प्रिय बच्चों। कल हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा और महाभियोग के बारे में हमने डिस्कस किया। आज उसी बिंदु को हम आगे बढ़ा के पार्ट नंबर 2 में और सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए जुड़िए और उसमें आपका पहला बिंदु देखिए, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें हम आर्टिकल 124 भाग 4 के बारे में पढ़ रहे थे और 124 भाग 4 में एक बात कही गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्य की असमर्थता हो, उसमें सबसे पहले बात क्या आती है, कार्य की असमर्थता हो या उस पर कदाचित भ्रष्टाचार का आरोप हो, कार्य करने में सक्षम ना हो या बार बार विवादों से घिरा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत संसद में उस पर महाभियोग जारी किया जा सकता है। संसद के लोकसभा सदन में 100 सदस्यों की स्वीकृति से इसका प्रस्ताव रखा जाता है। संसद का जो सदन है लोकसभा, और उस लोकसभा के अंतर्गत 100 सदस्य जो है उन 100 सदस्यों की स्वीकृति से यह प्रस्ताव रखा जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में यह प्रस्ताव 50 सदस्यों की स्वीकृति से रखा जाएगा। 50 सदस्यों की स्वीकृति से इनको प्रस्तावित किया जाएगा। जब ये किसी भी सदन में प्रस्तावित होने के बाद दूसरे सदन में पहुंचता है तो वहां पर दोनों सदन इसे 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देते हैं तो 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद उसे अपने पद से हटना होगा। ये भारत के संविधान के मुताबिक आर्टिकल 124 में व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से राज्यों के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके विरुद्ध भी महाभियोग जारी किया जाता है। आज तक अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग नहीं लगा है, लेकिन हाई कोर्ट में 3 राज्यों में ये व्यवस्था देखी जा सकती है और उन 3 राज्यों में जहां ये व्यवस्था देखी गई है उनमें पहली बार सन 1991 जो रीट की परीक्षा हुई थी आपकी 2016 की, उसके बाद तो हुई नहीं है। उस रीट की परीक्षा में 2018 में 18 में ये प्रश्न पूछा गया कि उस 2018 की परीक्षा में प्रावधान पूछा गया। 1991 में रामास्वामी के विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित करने के लिए लाया गया था और रामास्वामी के विरुद्ध जब लाया गया था 1991 ईस्वी के अंतर्गत, तो ये कहाँ के प्रमुख थे, जो चीफ जस्टिस थे पंजाब हरियाणा का जो संयुक्त है, उस पंजाब हरियाणा के संयुक्त चीफ जस्टिस के रूप में ये आते थे। तो वहाँ पर इनके विरुद्ध 1991 के अंतर्गत ये जारी हुआ। 2009 में कोलकाता क्षेत्र में 2009 में कोलकाता और कोलकाता के जो है व्यक्ति सुमित्र सेन के विरुद्ध जारी हुआ और सुमित्र सेन के विरुद्ध जब जारी हुआ, ये दोनों ही पारित होने से पहले इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया था। 2011 के अंतर्गत तीसरा स्टेट था सिक्किम। ये सिक्किम हमारा 35वें राज्य से धारा 2(a) के अंतर्गत राज्य बना। इसे पूर्ण दर्जा 36वें संवैधानिक संशोधन में मिला था। तो 2011 के अंतर्गत जो यानी सिक्किम स्टेट जो था, उस सिक्किम स्टेट के अंतर्गत जो पीडी दिनाकर महोदय है उसके विरुद्ध यानी इसे रखा गया था। तो पीडी दिनाकर महोदय उसके विरुद्ध जब जारी हुआ 2011 में,
लेकिन तीनों ने पहले ही ऐसी स्थिति होने पर अपने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था या उनके अपने पद से इनको हटा ले। उसके बाद अगर एक बात की जाए तो 124 भाग 7 में यह व्यवस्था की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब अपने पद से रिटायरमेंट हो जाता है या उच्च न्यायालय, तो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय या अन्य न्यायालयों के अंतर्गत वकालत नहीं कर सकता। ये उस पर पूर्ण रूप से क्या होता है, प्रतिबंध होता है या उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उसके बाद यानी कि अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। लेकिन इनके अंतर्गत एक बात और यहाँ जारी की जाती है कि अनुच्छेद 125 भाग 2 में, अनुच्छेद 125 भाग 2 में ऐसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। उसको जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं, वेतन भत्ते दिए जाते हैं, वो वेतन भत्ते 125 के अंतर्गत दिए जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही व्यवहारिक सा अनुच्छेद जोड़ा गया, 360 भाग जो 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, संसद कर सकती है। लेकिन इनमें क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है उसमें 360 भाग 4 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की जब घोषणा होती है तो उसके वेतन में राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, कमी कर सकता है। ये इसके अंतर्गत भाग 2 में। लेकिन भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 46, यानी भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 146 का जो आर्टिकल है उसके भाग 3 के अंतर्गत जो इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं, 146 भाग 3 में ऐसी सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो सारे के सारे वेतन भत्ते किससे दिए जाएंगे, संचित निधि से दिए जाएंगे। किससे दिए जाएंगे, संचित निधि से सारे वेतन भत्ते उसको दिए जाएंगे। अगर आपको ये पूछा जाए बच्चों या मेरे साथियों मित्रों कि 136 के 46 में संचित निधि से होंगे, दूसरी उसमें कमी सिर्फ एक सूरत में हो सकती है 360 भाग 4 में, वो भी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 125 भाग 2 के अंतर्गत, यानी इन्हें प्रमुख रूप से क्या दिए जाते हैं, इन्हें वेतन भत्तों के रूप में दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंतर्गत आती हैं, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अंतर्गत आती है। उसके अलावा इसके अंतर्गत एक व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 127 और इसमें तदर्थ न्यायाधीश इसके अंतर्गत आते हैं। ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, अगर देखो सुप्रीम कोर्ट की कोरम गणपूर्ति जो होती है वो 1/10 होती है और सुप्रीम कोर्ट की कोरम गणपूर्ति जो है वो 1/10 के मुताबिक कितनी होनी चाहिए, वर्तमान समय में 3 न्यायाधीश होनी चाहिए। कई बार ऐसे मसले होते हैं और उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कोरम गणपूर्ति नहीं हो पा रही है किसी विशेष विषय पर, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है या उसको यह अधिकार दिया गया है कि वो तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, नियुक्ति कर सकता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ये कौन हो सकते हैं, ये तदर्थ न्यायाधीश हो सकते हैं जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों या न्यायाधीश की योग्यता रखते हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। एक बार बच्चों फिर जुड़िए,
कि आर्टिकल 127 आपसे पूछता तदर्थ, जैसे आपको मैंने संसदीय समिति पढ़ाई थी, तो संसदीय समितियों में भी मैंने आपको तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने? तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख मैंने पढ़ाया था। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। तदर्थ न्यायाधीश होता है वो कितने के आर्टिकल में? 127 में। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके लिए की जाती है? कोरम गण पूर्ति के लिए। कोरम गण पूर्ति के लिए अगर मान लो किसी भी परिस्थिति में 1/10 नहीं बन पा रहे हैं, ही नहीं, उपस्थित नहीं है, तो वैसी स्थिति के अंतर्गत उस तथ्य के लिए राष्ट्रपति जो है वो 1/10 यानी कि उसकी कोरम गण पूर्ति के लिए नियुक्त कर सकता है। उनमें क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, उसको राष्ट्रपति भारतीय संविधान के मुताबिक 127 के आर्टिकल के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये जो प्रावधान है ये भारत के संविधान के अंतर्गत 127 है। तो 125 भाग 2 में उसके वेतन भत्ते हैं, 160 भाग 4 में उसमें वेतन भत्तों का जो परिवर्तन हो सकता है, 146 भाग 3 में ये सारे संचित निधि से देय होंगे, 127 में तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में आपको बताया गया। ये 4 अनुच्छेद भी अति महत्वपूर्ण है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। उसके बाद अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो 129 का है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 129 उसके अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे अगर आप इसी बात का उल्लेख उसमें करते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत करते हो, तो 215 के भाग में ये दिया गया कि उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है। तो अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देता है तो उस आदेश को बेतौर प्रमाण, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देता है तो उस आदेश को बेतौर प्रमाण यानी उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं या उसके अधीनस्थ आने वाली सभी संस्थाएं उनके लिए मान्य होगा। अगर उसको वो मान्य नहीं करेंगे तो उसकी अवमानना के लिए उसे क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ये इस तरीके से क्या है? अभिलेख न्यायालय। दोबारा सुनिए बच्चों कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक क्या है? अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी सभी आदेश सभी अधीनस्थ न्यायालयों और सभी संस्थाओं सभी नागरिकों को बेतौर प्रमाण उन्हें मानना होगा। उसकी अवमानना करना, उसकी अवमानना के लिए आगे आने के कारण उसे सजा मिल सकती है। इसलिए कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय में है। 130 जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बातें आती है कि भाई इसके अंतर्गत इसका अधिवेशन कहाँ जारी होता है, किस तरीके। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक होती है वो दिल्ली में होती है। कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली में होती है। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कहाँ होगी भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक दिल्ली में होती है क्योंकि इनका मुख्यालय दिल्ली में। लेकिन अगर राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर यह बैठक अन्य स्थान पर बुलाई जा सकती है, अन्य स्थान पर बुलाई जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली में होती है और राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर, यानी उसकी पूर्व सूचना है, उस पूर्व सूचना के आधार पर इसकी बैठक का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। ये भारत के संविधान का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कितना 130 है जिसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है उस सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां हैं, उसके पास कौन कौन सी शक्तियों के रूप में यानी कि वो जो आते हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो सीधे रूप से सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वह क्षेत्राधिकार है
जिन्हें सीधे रूप से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है, उस सुप्रीम कोर्ट में रखे जाने वाले अधिकार को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद कितने का है? 131। 131 के अनुच्छेद में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। अब देखिए ध्यान से, दो राज्यों के मध्य विवाद, दो राज्यों के मध्य विवाद, अगर किसी, जैसे कावेरी नदी जल विवाद हुआ, दो राज्यों के मध्य विवाद, दो राज्यों के बीच सीमा विवाद हो जाए, दो राज्यों के बीच किसी विषय को लेकर कोई बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाए, तो दो राज्यों के मध्य अगर कोई भी विवाद होता है, उस विवाद को कहाँ रखा जाता है? सीधे तौर पर उसे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखा जाता है। राज्य व राज्य विवाद दूसरे नंबर पर, राज्य व राज्य विवाद को भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। केंद्र व राज्य के मध्य विवाद, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद होता है, और केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवाद को भी सीधा कहाँ रखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। और राष्ट्रपति ओब्लिक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को आर्टिकल 70 के 71 के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, या उनके निर्वाचन को वही चुनौती दी जाएगी। संविधान की व्याख्या संबंधित, संविधान की व्याख्या संबंधित उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में, जैसे केशवानंद भारती विवाद, गोलकनाथ विवाद, सज्जन सिंह विवाद, इंदिरा साहनी विवाद, ये सारे वो मामले हैं जो संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद है। उन सभी संवैधानिक व्याख्या से संबंधित विवादों को भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। तो दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए, राज्य और राज्य के मध्य विवाद हो जाए, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद हो जाए, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देनी हो, या संविधान की व्याख्या संबंधित विवाद होते हैं, उसे प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार कहते हैं, जिसे स्पष्ट तौर पर यानी सीधा कहाँ रखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उसको रखा जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों की अपील, अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों की जो अपील है, वो संवैधानिक मामलों की अपील कहाँ की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। कोई भी संविधान से संबंधित जहाँ संविधान का अतिक्रमण होता हो, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, शासन व्यवस्था सही दृष्टि से नहीं चल रही है, तो 132 के आर्टिकल में यह आपको प्रावधान दिया गया कि संविधान की व्याख्या संबंधित मामले हैं, वो 132 के आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। 133 सिविल मामले, सिविल मामले कह सकते हो आप, इसको दीवानी मामले कह सकते हो। कौन से मामले कह सकते हो? दीवानी मामले। ये जो दीवानी मामले हैं, सिविल मामले, उसमें एक बात आती है जिसको आप कहते हो संपत्ति संबंधित विवाद। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उस समय यह प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट में 20,000 की राशि से ऊपर के जो विवाद है, उन विवादों को रखा जाएगा। लेकिन अब 20,000 की राशि को कर दिया मिनिमम स्तर, 0 से जहाँ 1 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस मामले में यह प्रावधान दे दिया गया कि ये मामले उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, उसका जो प्रमाण पत्र होगा न्यायालय के द्वारा जारी, उसके विरुद्ध वहां पर क्या की जाएगी? अपील की जाएगी। तो 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें संवैधानिक मामलों, एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे सचिन पायलट और गहलोत सरकार के बीच विवाद हुआ, हाईकोर्ट में निर्णय अभी सुरक्षित जो 24 तारीख को आज आने वाला है, तो वो निर्णय जब आ जाएगा
तब सुप्रीम कोर्ट में उस निर्णय के विरुद्ध अपील की जाएगी। अब सीपी जोशी और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि पहले जो उच्च न्यायालय जो है उसकी रिपोर्ट जो आएगी, उस रिपोर्ट के निर्णय के बाद हम उसका निर्णय देंगे। तो ऐसे मामले होते हैं वो अपीलीय मामले जो संवैधानिक मामले हैं और दूसरे संपत्ति संबंधित है। पहले इस पर राशि निर्धारित थी, लेकिन अब इसकी राशि निर्धारित नहीं है। फिर अनुच्छेद 134, इसमें फौजदारी मामले आते हैं। फौजदारी मामले वो आते हैं जो मारपीट से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? फौजदारी आप कह सकते हो। देखो फौजदारी में कई मामले आते हैं। देखो कई हत्या के प्रकरण आते हैं, जैसे राजीव गांधी की हत्या का मामला हो, हत्या इंदिरा गांधी की हत्या का मामला है, उसके बाद डकैती का मामला है, चोरी का मामला है, लूटपाट का मामला है, या आप ये कह सकते हो कि बलात्कार का मामला है, निर्भया केस वाला था, बलात्कार का मामला था। ये सारे मामले वो आते हैं जो शारीरिक रूप से आपको क्षति पहुंचा रहे हैं। आपने चोरी की और चोरी के दौरान आपका आप कह दो कि सर चोरी वाला मामला वित्तीय हो गया, हो तो गया, लेकिन आपने तोड़फोड़ तो हुई है ना। लूटपाट की, अगले की क्षति तो पहुंचाई आपने। जहां वित्तीय क्षति के अलावा जो क्षति होती है, उस क्षति को आर्टिकल 134 के तहत क्या कहा जाता है? फौजदारी मामले के रूप से उसको लिया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत 21 नवंबर 2012 में राधाकृष्णन मदन बी को लेकर, यानी कि 2012 में राधाकृष्णन मदन बी, यानी राधाकृष्णन मदन बी नाम के जो व्यक्ति थे, उसने 2012 के अंतर्गत एक रिट दायर की थी। 21 नवंबर को उसका निर्णय आया था और उसमें आजीवन कारावास को अंतिम सांस तक बताया गया था। पहले आजीवन कारावास को क्या माना जाता था कि 14 वर्ष है, फिर इसको 20 वर्ष तक आजीवन कारावास माना जाता था। लेकिन 21 नवंबर 2012 से जो राधाकृष्णन मदन बी मामले के अंतर्गत जब सुनवाई की गई, तो उस सुनवाई में यह निर्णय दिया गया कि जो आजीवन कारावास है, वो आजीवन कारावास का जो कारावास मृत्यु की जो जीवन की अंतिम सांस तक होगा, आजीवन कारावास जो है वो आजीवन कारावास मृत्यु की घड़ी तक होगा, या आप कह सकते हो जीवन की अंतिम सांस तक होगा। यानी जीवन की अंतिम जब सांस आ रही है, मृत्यु की घड़ी है, तब तक उसे आजीवन कारावास के अंतर्गत क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। ये प्रावधान उसके अंतर्गत किया गया था या यहाँ पर लिया गया था। दूसरी बात, एक प्रावधान है 134 भाग क में एक प्रावधान किया गया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील करते हो, यानी 134 भाग क में एक प्रावधान किया गया है, और 134 भाग क में अगर आप अपील करते हो कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। अपील कहाँ करते हो भाई? सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो तो उससे पहले जिस हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आपने अपील की है, उसका प्रमाण पत्र लेना आपके लिए आवश्यक होगा। 134 भाग क में अगर आप अपील करते हो कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान जिस हाईकोर्ट का वो निर्णय है, उस हाईकोर्ट के निर्णय का प्रमाण पत्र आपको क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा, या प्रमाण पत्र वहां उनके सामने आपको क्या करना होगा? रखना होगा। तो उस प्रमाण पत्र के बिना आपकी सुनवाई है वो नहीं हो सकती। 136 के तहत आप उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र आपको लेना आवश्यक है। कोई भी निर्णय अगर आप सुप्रीम कोर्ट में रखते हो, 134 में तो केवल अपीलीय मामले की बात कही गई है, और अनुच्छेद 136 में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी भी निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, किसी भी निर्णय के विरुद्ध अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले आपको हाई कोर्ट से क्या लेना होगा? प्रमाण पत्र लेना होगा, या प्रमाण पत्र के बारे में आप प्रमाण पत्र तो होगा, तभी आप तो निर्णय उसको आप पेश कर सकते हो या वहां पर आप जा सकते हो। भारतीय संविधान का आर्टिकल 143, और ये 143 आपने राष्ट्रपति के मामले में भी आपने पढ़ा और वैसे भी आपने पढ़ा, दोनों एक जगह आते हैं। तो 143 के आर्टिकल में और एक 137 के आर्टिकल में, ये दो आर्टिकल अति महत्वपूर्ण है। देखो 137 का आर्टिकल तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, 137 का जो आर्टिकल है वो तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और 143 आर्टिकल जो भारतीय जो परामर्श संबंधी है,
137 का आर्टिकल है वो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन से है। इसको आप पुनः न्यायिक समीक्षा कह सकते हो, पुनः न्यायिक समीक्षा कह सकते हो। यहां पर एक बात याद रखिए, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 137 न्यायिक पुनरावलोकन या पुनः न्यायिक समीक्षा से संबंधित। यह मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद में पहली बार उपस्थित हुआ था। कहां पर? अमेरिका में। मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद में पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग हुआ था अमेरिका में। कब? 1803। तो न्यायिक पुनरावलोकन, पुनः न्यायिक समीक्षा का मामला हमने अमेरिका के संविधान से जोड़ा है। कोई भी निर्णय जो आपके विरुद्ध दिया जाता है, कई बार आप सुनते हो नॉर्मल शब्दों में डबल बेंच में इसको केस लड़ रहे हैं, किसी न्यायालयिक प्रक्रिया से आप न्याय से संतुष्ट नहीं है तो अपनी याचिका के माध्यम से पुनर्विचार के लिए आप याचिका दर्ज कर सकते हो। ये न्यायिक पुनरावलोकन होता है। और ये मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद के अंतर्गत था पहली बार 1803 में अमेरिका में, जहां पर इसका पहली बार प्रयोग हुआ। एक चीज मैं और आपको बताऊं कि एक चीज आती है कि अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन में और हमारे पुनरावलोकन में बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका का जो पुनरावलोकन है वहां कानून की उचित प्रक्रिया, एक शब्द देखना, दोनों साथ लिख रहा हूं, और एक जगह उचित प्रक्रिया के अनुसार कानून। अब ये दोनों विवाद देखिए, उचित प्रक्रिया के अनुसार कानून। देखो क्या होता है, हमने कानून की उचित प्रक्रिया ली है, ये हमने जापान के संविधान से ली है। कहां से ली है? जापान के संविधान से ली है। कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब, जैसे 3rd ग्रेड में एक प्रश्न आया था धौलपुर के एग्जाम में और भरतपुर के एग्जाम में और बाड़मेर में, कि भारत में शासन किसका है? संसद का, लोकसभा का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का और कानून का। उसमें एक ऑप्शन नहीं था संसद लोकसभा वाला, तो उसमें कानून का शासन है। तो भारत में कानून की उचित प्रक्रिया होगी कि कानून के दायरे में सभी समान है, लेकिन अगर एक राष्ट्रपति के विरुद्ध, एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लगता है तो ये एक अर्ध संवैधानिक मामला है, इसमें पद से हटाया जाता है, सजा नहीं होती है। बाकी सबको क्या होती है? सजा होती है। तो कानून की उचित प्रक्रिया है। अब जैसे एक प्रकरण बताऊं, 2011 में राजस्थान में महिपाल मदरेना और बहुरी देवी प्रकरण हुआ, वो जेल में चले गए क्योंकि वहां कानून की उचित प्रक्रिया आई। 2G स्टैंप घोटाले में पीसी चाको समिति बनी और यानी कि ए राजा जेल में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो वहां पर कानून की उचित प्रक्रिया है। लेकिन अमेरिका में उचित प्रक्रिया के अनुसार कानून है। व्यक्ति को देख के कानून लगता है कि देश का बड़ा पद अगर बदनाम होगा तो बिल्कुल गलत होगा। बाकी बदनामी में तो कुछ नहीं है, बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? नाम तो बदनामी में भी होता है। एक नर्स हिंदुस्तान में इतनी काम करती है, कितने के नाम में प्रसिद्ध हुआ, बहुरी प्रसिद्ध हो गई, प्रसिद्धि तो मिली, बदनामी तो हुई, प्रसिद्धि तो मिली। तो उचित प्रक्रिया में क्या हुआ कि 1995 ईस्वी के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, जिन्होंने रणथंभौर अभ्यारण्य की यात्रा भी की थी, क्लिंटन थे। इसकी सेक्रेटरी थी, उससे इसका प्रेम संबंध हो गया और वो प्रेम संबंध थोड़ा सा ज्यादा विकसित हो गया। अब ये मामला उजागर हुआ तो वहां पर बिल क्लिंटन के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां पर कानून की क्या है? उचित प्रक्रिया है। व्यक्ति को देख के कानून लगाओ कि देश का पद क्या है, पद को देखकर उसके विरुद्ध सजा दो, ये न्यायिक पुनरावलोकन है। फिर 143 के अनुच्छेद में एक बात यहाँ पर लगाई जाती है। अब आप ये कहोगे सर दो चीजें और भी बताओ। एक तो 32 के अनुच्छेद में भी आप पुनरावलोकन की बात करते हो, 13 के अनुच्छेद में भी पुनरावलोकन की बात आती है, 26 के अनुच्छेद में भी 226 में तो आता है राज्य पुनरावलोकन उच्च न्यायालय का। 32 के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों वाला, जहां न्यायिक पुनरावलोकन मूल अधिकारों का। 13 में जो मूल अधिकारों की समीक्षा का पुनरावलोकन है उसके अधिकारों का, और यह पुनरावलोकन है आपके जो कानून की प्रक्रिया के बारे में। 143 का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143 के अनुच्छेद में क्या होता है? राय परामर्श होती है। यानी इस पर एक राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकता है? राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है, राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है, सरकार परामर्श कर सकती है। अब आप ये बोलोगे सर परामर्श कैसे लेगा? तो कल परसों हमने एक बात पढ़ी थी महान्यायवादी और महाधिवक्ता कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पैरवी कौन करता है? महान्यायवादी करता है।
और न्यायवादी वहां पर सरकार की पैरवी करेगा, और जब सरकार की पैरवी करेगा, जो के वेणुगोपाल अभी महान्यायवादी के पद पर कार्यरत है, तो वो सरकार के लिए लड़ेंगे। तो वहां पर सरकार, अगर राष्ट्रपति या सरकार किसी मामले पर यानी न्यायालय से क्या कर सकती है, परामर्श कर सकती है। पिछली साल 2019 में अगस्त महीने में जब राम मंदिर वाला निर्णय आया, तो राम मंदिर की तिथि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली थी। तो संसद का इसके अंतर्गत विशेषाधिकार है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, बनाओ कौन मना कर रहा है। तो किसी न्यायालय से 143 के जो आर्टिकल है उसके तहत उससे क्या किया जा सकता है, राय परामर्श उसके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिनमें आंशिक पुनरावलोकन भी आता है, जिसके अंतर्गत जैसे 13 का अनुच्छेद है, उसके बाद 32 का अनुच्छेद है, 226 का अनुच्छेद है, 246 का अनुच्छेद है। इनमें भी भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा दी गई है, अधिकारों संबंधी समीक्षा दी गई है। ये भारत के संविधान के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। H.G. कनिया इसके प्रथम न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे थे। फातिमा मीरा साहिब फातिमा जो थी, वो सुप्रीम कोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश जो अन्य न्यायाधीशों में आई। लीला सेठ उत्तर प्रदेश से पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र से। और एक दूसरी न्यायाधीश रही है जो केरल से बनी है, जो हाई कोर्ट की जो है अन्ना चडी, जो प्रथम उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश अतिरिक्त रही, वो मुख्य न्यायाधीश रही थी। तो ये सारे आज वर्तमान